Till now we have studied the electrical as well as thermal properties of any material by using free electron theory. With the explanation of free electron theory, we came to know that so many properties of any material basically depending upon the free electrons present in the valence as well as conduction band, उनकी वेरिएशन की वजह से जो सारे के सारे किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम वेरी कर सकते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे वेरी किया जा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे. कि अगर कोई हमारे पास चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हमारे पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला जाए तो उसकी जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं किस तरह से चेंज की होंगी, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं. तो थोड़ा सारा आज हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. टुडे आवर टॉपिक इज़ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड. कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए तो उसकी मोशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, and by changing the motion of electron how can we vary the electrical properties as well as magnetic properties of any material. मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो रीजन होता है जिसके अंदर अंदर कोई भी चीज़ जो है किसी तरह की मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकती है. द रीजन अराउंड एनीथिंग कैन फील द मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. इसकी दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक को बोलते हैं इनवर्ड और एक को बोलते हैं आउटवर्ड. ये डिफरेंट बुक्स में भी आप देखेंगे इनके एक्सप्रेशन जो हैं दो तरह के होते हैं. अगर क्रॉस लगा हुआ है तो दैट्स मीन के मैग्नेटिक फोर्स जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर डॉट्स हैं तो दैट्स मीन के इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है. सो लेट्स सपोज वी हैव अ रीजन जिसके अंदर अंदर हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, और हमारा एक जो चार्ज है, लेट्स सपोज ये हमारा एक चार्ज था, वो एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ मूव कर रहा था जो कि ये ब्लैक कलर में शो कर रहा है. तो जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा और मूव करते करते इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जब मूव कर रहा होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी होती है, और उस फील्ड के वजह से उसके एक रीजन में उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है. विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसके इर्द गिर्द उसकी फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है. एनीथिंग विच कैरी चार्ज, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके पास जो है अपनी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगी. ये वाली चीज़ आपने इंटर में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे ये एक्सप्लेन थी. और ये जो फोर्स है ये कितनी होगी, ये फोर्स होगी एफ बी विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. मतलब कि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. पहली चीज़ तो ये कि जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, और तीसरा कि हमने जो अप्लाइड की हुई है मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैग्नीट्यूड क्या है. सो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के आपस में जो है इंटरेक्शन की वजह से एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होती है, जिसकी एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होती है जिसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं. और इसकी मैग्नीट्यूड जो है, जिसकी वैल्यू है, वो हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं. क्यू बी क्रॉस बी. क्यू मीन चार्ज, बी मीन इट्स वेलोसिटी, एंड बी मीन magnitude of applied magnetic field. So let a charge moving in a straight line enter in the field of magnetic force. It will experience a force perpendicular to the its direction of motion. जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हुए एक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा कि उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. और जो ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, तो डेफिनेटली जो अब उस पे ऊपर वो फोर्स लग रही थी जो कि उसके परपेंडिकुलर लग रही थी वो भी उसी के साथ साथ चेंज हो जाएगी. सो इस तरह से हर दफ़ा जब चार्ज अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज करेगा उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि उसने हर पॉइंट पे उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही एक्ट करना है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो वो भी चेंज होती जाएगी जिसकी वजह से जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है. सो हमारा जो चार्ज है वो जो ही मूव करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा
वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स के एक्ट करने से हम देख रहे हैं जैसे कि चार्ज की मोशन चेंज हो रही है, तो चार्ज की मोशन चेंज होगी तो डेफिनेटली इसकी करेक्टरिस्टिक भी चेंज होंगी। वो किस हद तक चेंज होंगी, क्या क्या उनमें चेंज आएगा, उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को एंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगी थी जिसकी वजह से उसने सर्कुलर ट्रैक में मूव करना शुरू कर दिया था। मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक सर्कुलर ट्रैक में मूव करना शुरू कर दिया है, और हमें पता है कि सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए हमें किसी ना किसी तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है जो उसको मजबूर करे सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज को जो फोर्स मजबूर कर रही है सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स है। दैट्स मीन इस केस में, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो चार्ज को हमारे पास जो चार्ज को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। एज़ वी नो, सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है जो कि होती है mv²/r, और वो इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो कि होती है qvb। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करने से हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, और v यहाँ से अगर कैंसिल हो जाए यहाँ पे इसके साथ, जैसे कि इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि एफ बी इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, तो इसकी जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये निकलेगी क्यू वी बी साइन थीटा। दैट्स मीन कि जो चार्ज की मोशन है वो किस एंगल पे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड के, वो भी अपना रोल प्ले करती है। इस कंडीशन में हमने क्योंकि शुरू में अज्यूम किया था कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। दैट्स मीन इस केस में हमारे पास जो उसका एंगल था मोशन ऑफ चार्ज, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 था, और साइन 90 जो है वो 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं QVB। इसी तरह अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है उसमें कोई ना कोई, और मैग्नीट्यूड में भी कोई ना कोई फ़र्क लाजमी आएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा था, वो ये आ जाएगा। लेकिन हमने देखा क्योंकि हम इस केस में देख रहे हैं कि हमारा चार्ज जो है वो लीनियर मोशन के बजाय सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि एंगुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है, और एंगुलर मोशन के लिए हमें पता है v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये आ जाएगा QB/r/m, और v की जगह आ जाएगा r ओमेगा। इसकी जब वैल्यू हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये r है वो इस r से कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और ओमेगा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है 2π/t के। अगर हम प्रीवियस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू लगाएं, दैट इज़ 2π/t, दैट विल बी इक्वल टू QB/m, और यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड निकल सकता है। ये m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए चार्ज को, वो जो सर्कुलर ट्रैक में कंप्लीट रोटेशन करने के लिए कितना टाइम उसे लगेगा। वो हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं। इसके अलावा आल्सो हमें पता है कि हमारे पास जो लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/t होती है। दैट्स मीन यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से अगर हम सारी इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास 5 इक्वेशन है जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेगा, और इनमें चेंजिंग आएगी जब कोई भी हमारे पास, इनको एक्सप्लेन करते हुए हम किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज के। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इससे हम किसी भी चार्ज की स्पीड को बता सकते हैं अगर हमारे पास चार्ज की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो एक कांस्टेंट है, वो हमारे पास मौजूद हो, तो हमारे पास उसकी स्पीड आ सकती है। सेम इसी तरह हम ये भी बता सकते हैं अगर हमारे पास चार्ज, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है इसके ऊपर क्या चार्ज होता है। बी जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने खुद अप्लाई की हुई है, तो हमें पता है इसके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है।
सेम इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और अगर हमें स्पीड पता हो कि कितनी स्पीड से हमने इसको जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोवाइड करनी है, तो उससे भी, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी अप्लाइड पोटेंशियल से आती है कि कितनी बैटरी या कितना आप पावर सप्लाई उसे दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी भी अगर आपने निकालनी हो कितनी है, तो ये होती है ½ mv²। सो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, स्पीड जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी फील्ड में डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर कितना पोटेंशियल अप्लाई किया। उसके पोटेंशियल अप्लाई करने से आपके पास ये स्पीड आ जाएगी, और अगर जब आप स्पीड की वैल्यू इधर में पुट करेंगे Q/V/R/m यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इससे हम उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इस इक्वेशन से हम उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं कि वो एक सर्कुलर ट्रैक में जिस फ्रिक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं Q/B/m। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ें हमने खुद उसको प्रोवाइड की हुई हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट है, B उसे हमने खुद प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी बनेगी वो क्या बनेगी। सेम इसी तरह यहाँ से हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम उसकी लीनियर फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें जो एक इम्पॉर्टेंट इसका कंसेप्चुअल पॉइंट है, वैसे तो बेशुमार है लेकिन एक को अगर डिस्कस करूँ तो कि हमारे पास जो चार्ज है उसका जो टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन का, वो उसके रेडियस से इंडिपेंडेंट है। अगर आप इसको ज़रा बात को अच्छी तरह से समझें तो वो ये कह रहा है कि कितने इसका जो सर्कुलर ट्रैक है ये जितना मर्ज़ी हो, छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, इसका किसी भी स्पेसिफिक चार्ज का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, वो कैसे? वैसे तो हमने ये देखा है कि जितना बड़ा चक्कर लगाना हो किसी चीज़ ने तो उसका टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। जितना छोटा चक्कर हो, सर्कुलर ट्रैक जितना छोटा हो, अगर आप रनिंग करने जाएं तो सर्कुलर ट्रैक अगर छोटा है तो आप जल्दी जल्दी उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर आपका सर्कुलर ट्रैक जो है, रनिंग ट्रैक सर्कुलर फॉर्म में जो है, वो अगर बड़ा है तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस केस में वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सर्कल जितना बड़ा हो, जितना छोटा हो, उसके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल उतना ही लगेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जिस हिसाब से हमारा रेडियस बढ़ेगा उस हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो जितना वेलोसिटी बढ़ी उतना रेडियस बढ़ा, जितना रेडियस बढ़ा उतना इलेक्ट्रिक चार्ज की वेलोसिटी भी बढ़ी। तो एज अ होल ये जो हमारे पास आंसर है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके कांस्टेंट रहने से उसके टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपेंड कर रहा है, जो यहाँ पे बाकी तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। जो चीज़ वेरी कर रही है वो है b। सो अनटिल हमारा b कांस्टेंट है, हमारा टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम कर देंगे उसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तब उस केस में उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा। तो हमारे पास जो किसी भी चार्ज का सर्कुलर ट्रैक में मूव करने का टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बाकी सारे कांस्टेंट है, इसलिए किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। सो इस तरह से हम जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो ये बेसिकली उसकी सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चेंज होगी। उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पीड वेरी कर सकती है, उसका रेडियस, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन जो करैक्टरिस्टिक हैं, वो सारी की सारी इन पे इफेक्ट होगा। और इनको चेंज कर जब चेंज होंगी तो पूरी की पूरी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की वो चेंज हो जाएंगी। सो इसलिए इस मैग्नेटिक फोर्स के, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल के अंदर जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, उनकी मोशन को वेरी कर सकते हैं। जब उनकी मोशन को वेरी करेंगे तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो मटेरियल का बिहेवियर है वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा, और उसके चेंज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिज़िक्स की बड़ी फेमस ब्रांच है, हमारे घर में मौजूद हर एक तकरीबन चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे चल रही है, चाहे वो एक टेलीविज़न है, LED है, LCD है, लाइट बल्ब है,
एसी है, मोटर है, एसी डीसी जो भी है, सारे के सारे मोबाइल हो गए, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, सारी की सारी जितनी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स पे काम कर रही हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना कि किस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में इंटरेक्शन की वजह से उनकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम वेरी कर सकते हैं। कितना चेंज करना है उस हिसाब की हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसी हिसाब से हमारे पास बिहेवियर, जो मटेरियल का बिहेवियर है वो चेंज करता है और उसको हम अपने मतलब के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का आपस में इंटरेक्शन कराते हैं और उसके रिज़ल्ट में हम जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरी कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना वी यूज़ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।